हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो है बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जहन और ईबो पेंग चुए को खोजते हुए अपना रास्ता खो गए। इतना सर्च करने के बावजूद भी जब पेंग चुए उन्हें नहीं मिला तब वो वापस लौट रहे थे। तभी ईबो ने देखा कि कुछ कार और बाइक उनकी ओर आ रही है। तभी ईबो को महसूस हुआ कि वो लोग उन्हें चोट पहुंचाने वाले हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जब कुछ बाइक्स और कार उनका पीछा करने लगे तब ईबो ने अपनी बाइक की स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली। ईबो, हम और भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, जहन ने कहा। जहन, चलो यहाँ एक जगह ढूंढते हैं जहाँ कुछ लोग रहते हो। पहले से ही शाम हो चुकी है और हमें कोई सेफ जगह खोजने की जरूरत है, ईबो ने बाइक चलाते हुए कहा। तभी ईबो और जहन ने पीछे से कुछ आवाज सुनी। एक आदमी जो पीछे से ईबो के नाम से पुकार रहा था। वैंग ईबो। तीन बाइक सवार में से एक पर्सन ने ईबो के नाम को पुकारते हुए चिल्लाया। शिट, ये बदसूरत हरामी फिर से, ईबो ने थोड़ा पीछे देखते हुए कहा, क्योंकि उसने आर्थर चेन की आवाज सुन ली थी। बदसूरत कमीने से तुम्हारा क्या मतलब है ईबो? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? जहान कंफ्यूज होकर उस लड़के को पीछे देखते हुए कहा, जिसने अभी अभी अपना हेलमेट उतार दिया था। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, खास तौर पर उस बदसूरत लूजर को, ईबो ने कहा। ईबो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो सामने वाला? वो वैसे भी बदसूरत नहीं है, देखो वो कितना हैंडसम है, जहान ने पीछे देखते हुए कहा। कम ऑन जहान, उसे देखो, फिर मेरे चेहरे को देखो, तुम्हें हैंडसम और बदसूरत चेहरे में फर्क नजर आएगा, ईबो ने कहा। फिर जहान ने ईबो की चिन को पकड़ा और उसे केयरफुल देखा। हैंडसम, तुम सच में हैंडसम हो, जहान ने कहा। फिर उसने पीछे देखा। ठीक है, तुम सही हो, तुम्हारे चेहरे की तुलना में वो बदसूरत दिखता है, जहान ने कहा। ईबो, अब हम क्या करें? वे चार लोग हैं, जहान ने फिर से पीछे की ओर देखते हुए कहा। रुको, क्या वो पेंग चुए है? वो उस बदसूरत चेहरे वाले कमीने के साथ कार में क्या कर रहा है? जहान ने कहा। जहान की बात सुनकर ईबो ने पीछे मुड़कर देखा कि जहान क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि वो पेंग चुए ही है। आपके प्यारे दोस्त का क्या हुआ? वो उस आदमी के साथ क्यों है? आप अभी कुछ घंटे पहले ही उसे एक बच्चे की तरह खिला रहे थे, फिर अचानक वे एक दुश्मन की तरफ से निकला, ईबो ने कहा। ईबो की बातों से जहान की बोहे तन गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अब क्या हुआ ईबो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? आर्थर चेन ने ईबो की अटेंशन पाते हुए और बाइक को तेज करते हुए कहा। शिट, ये आदमी सिर्फ इसीलिए बहादुर बन रहा है क्योंकि उसके साथ ये तीन बेवकूफ है, ईबो ने कहा। ईबो, अब तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? जहान ने, जो अभी भी बाइक पर ईबो के पीछे बैठा है, उसने पूछा। जहान सिर्फ ईबो के भद्दे जोक्स पर हंस रहा है, लेकिन वह अंदर से सच में बहुत घबराया हुआ है। ईबो अपने बाइक से उतर गया। जहान, तुम्हें पता है कि बाइक कैसी चलानी है ना? ईबो ने लगभग जहान से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि बाइक कैसी चलानी है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? जहान ने भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा। जहान, बस यही रहो और बिल्कुल भी बाइक से मत उतरो। अगर यहाँ का खतरा बढ़ जाएगा तो आप ये बाइक चला सकते हैं। जहान, बस मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं तब तक इन बदसूरत बेवकूफों को खत्म कर दूंगा और मैं उन्हें बता दूंगा कि ये इलाका किसका है, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, लेकिन केयरफुल रहना, जहान ने कहा। आपके लिए मैं हमेशा केयरफुल रहूंगा, ईबो ने मुस्कुराते हुए और जहान की ओर देखते हुए कहा। शिट, जहान जानता है जब ईबो ने ऐसा कहा तो वो शर्मा रहा था, लेकिन जहान लकी है कि शाम हो चुकी है, इसीलिए उसका रेड चेहरा ईबो की नजर में नहीं आया। आर्थर चेन, तुम क्या चाहते हो? ईबो बाइक से थोड़ी दूर और उन बेवकूफ के सामने खड़े होते हुए कहा। वैंग ईबो, मैं तो बस तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, बस उन चीजों के लिए जो तुमने मुझसे छीन ली थी, आर्थर चेन ने कहा। जैसे ही बाकी के तीन लोग अपनी बाइक और कार से नीचे उतरे तो उन्हें देखकर ईबो और भी ज्यादा केयरफुल हो गया। रोमन, दिमित्री, तैमूर, क्या तुम लोग स्टूपिड हो गए हो? तुम लोग उसकी बातों में कैसे आ सकते हो? ईबो ने कहा। उसकी बात मत सुनो, बस उस पर हमला करो,
आर्थर चेन ने उन तीनों लोगों को ईबो पर हमला करने का आदेश दे दिया। जैन, अगर किसी बेवकूफ ने आप पर हमला करने की कोशिश की तो आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ईबो ने जैन से कहा और उन लोगों को देखा जो हमला करने के लिए तैयार थे। अब दूसरी तरफ सड़क के किनारे जहां शुओचेंग और बाकी के लोग उनका आने का इंतजार कर रहे थे। शुओचेंग, क्या तुमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मेंग जेई ने चिंतित होकर कहा। मैंने उन दोनों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शुओचेंग ने कहा, वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। उन्हें अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वे अभी तक यहाँ नहीं आए। क्या हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए? जेली ने चिंतित होकर पूछा। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें हेल्प की जरूरत है। मैं ईबो के भाई को कॉल करूँगा, हम उनकी हेल्प मांग सकते हैं, फैंग सिंह ने कहा और उसने हाईकुआन को कॉल करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। जब फैंग सिंह हाईकुआन के साथ कॉल पर था तब यूबिन और शुओचेंग आए। मुझे लगता है कि हमें जैन के पिताजी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब 1 घंटा हो चुका है, फिर भी वे लोग यहाँ नहीं आए। उस सड़क से कोई भी बाहर नहीं आया ताकि हम उनसे पूछ सकते थे कि क्या कोई रास्ते में उनसे मिला था। शुओचेंग ने कहा, अरे दोस्तों, ये देखो। गुओचेंग ने अपने लैपटॉप को दिखाते हुए कहा, जो वो अपने साथ ले आ रहा था। मैंने यहाँ मैप को देखा, ये सड़क एक सुनसान जगह की ओर जा रही है। उस प्लेस में निवासी है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर और वहाँ कुछ लोग ही रहते हैं। गुओचेंग ने कहा, आई होप वे सब ठीक और सेफ होंगे। मेंग जेई ने कहा, हाईकुआन और उनकी टीम आ रही है, लेकिन चूंकि ये प्लेस सिटी से बाहर है, इसलिए उन्हें यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। फैंग सिंह ने कहा, मेंग जेई, क्या तुमने पेंग चुए को कॉल करने की कोशिश की? उस बेवकूफ की वजह से ही सब हुआ। अगर वो नहीं होता तो ईबो और जैन अब सेफ होते। शुओचेंग ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि अब वो पेंग चुए के लिए अपने गुस्से को छिपा नहीं सकता था। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उसका फोन बंद है। मेंग जेई ने कहा, क्या उसने ये जानबूझकर किया? हम ये बात नहीं जानते, लेकिन अगर ये सच है तो वो ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी सिटी की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। देखो, यहाँ एक बड़ा साइन बोर्ड भी है जो सिटी की डायरेक्शन बताता है, और इतना बड़ा साइन बोर्ड होने के बावजूद भी वो गलत रास्ते पर क्यों गया? यूबिन ने कहा। यूबिन, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, पेक्सिन ने एग्री करते हुए कहा। मैं इस बात के बारे में सोच रहा था कि वो क्यों बदल गया। आप जानते हैं कि पेंग चुए जैन के सबसे अच्छे और करीबी दोस्तों में से एक है। मुझे पता है कि हम सभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, जैन पेंग चुए के साथ अलग बिहेव करता है। जैन पेंग चुए के साथ एक भाई की तरह रहता है। जब से पेंग चुए के पापा की डेथ हो गई, तब से उसकी माँ बीमार हो गई और इसीलिए जैन उसके लिए और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव और काइंड हो गया। जब जैन का एक्सीडेंट हो गया था, तब मुझे उम्मीद थी कि एक्सीडेंट के बाद जैन के पास आने वाले पहले लोगों में से वो एक होगा, लेकिन उसने जैन को एक कॉल भी नहीं किया, देखना तो दूर ही रहा। मेंग जेई को पेंग चुए के बारे में जो कुछ भी लग रहा था, उसे उसने सबको बताया। तभी अचानक फैंग सिंह को एक मैसेज आया। जैन ग के पिताजी और वैंग ईबो के पिताजी लगभग यहाँ आ गए हैं। हाईकुआन से आया हुआ मैसेज पढ़ने के बाद फैंग सिंह ने जवाब दिया। दूसरी तरफ जंगल में हम वापस वही आ गए जहाँ ईबो और जैन है। दिमित्री और रोमन पेट को पकड़ते हुए जमीन पर गिर गए, जबकि वैंग ईबो, तैमूर और आर्थर चेन पर एक साथ हमला कर रहा था। आर्थर चेन ने कलाबाजी करते हुए ईबो पर उतरने की कोशिश की, लेकिन ईबो उसके हमले से बचने के लिए बहुत तेज था। उसने जल्दी से एक मोड़ लिया और आर्थर चेन को मारने के लिए एक राउंड हाउस किक मारी। उस किक की वजह से आर्थर चेन उबड़-खाबड़ रास्ते पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही आर्थर चेन का चेहरा खून से लथपथ हो गया। आर्थर चेन की बुरी कंडीशन को देखकर ईबो मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही ईबो तैमूर की ओर मुड़ गया। आपने एक महान सेनानी ईबो के साथ पंगा लिया है, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ईबो ने तैमूर, रोमन और दिमित्री की ओर अपनी निगाहें फेरते हुए कहा, जो अब धीरे धीरे उठ रहे थे। ईबो, केयरफुल रहो, बाकी के 2 लोग उठ रहे हैं। जैन ने ईबो की अटेंशन पाने के लिए जोर से चिल्लाते हुए कहा। बताने के लिए थैंक यू स्वीटी, ईबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ माय गॉड, ये आदमी इतनी खतरे में होने के बावजूद भी वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैन ने अपने मन में सोचा, लेकिन वो जल्दी से अलर्ट हो गया क्योंकि रोमन नाम का एक बदसूरत व्यक्ति उस पर हमला करने वाला था।
रोमन ने जैन को बाइक से खींचने की कोशिश की, लेकिन जैन ने जल्दी से उसकी पकड़ में आने से पहले ही छलांग लगा दी और गोल घूमते हुए उसको एक किक दे दी और उसके गालों पर अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का भी मारा। ये सब सिखाने के लिए ईबो को थैंक यू। जैन ने रोमन पर हमला करते हुए अपने मन में सोचा। अब रोमन खून से लथपथ सड़क के किनारे पर पड़ा था। जैन बाइक पर बैठो, ईबो ने चिल्लाते हुए जैन से कहा। जैन ने ईबो की बात सुनते हुए जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दी। ईबो ने अब तैमूर और दिमित्री पर आखिरी हमला किया, जबकि आर्थर चेन अभी भी डर से करा रहा था। हमला करने के बाद ईबो जल्दी से बाइक पर बैठ गया। बाइक पर बैठते हुए ईबो ने देखा कि पेंग चुए कार से निकलकर आर्थर चेन की हेल्प करने के लिए चला गया। ईबो के बैठने के बाद जैन ने जल्दी से बाइक को स्टार्ट किया। ईबो, अब कहाँ जाना है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया था। क्या आपको नहीं लगता कि वे हमारा पीछा करेंगे? जैन ने पूछा। वे बदसूरत कमीने इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, ईबो ने कहा। देखो, शैतानों की बात की और शैतान भी आ गए। वो अब हमारा पीछा कर रहे हैं, जैन ने कहा। ठीक है जैन, बस बाइक तेज चलाओ। हमें जल्दी से एक जगह ढूंढनी होगी जो हमारे लिए सेफ हो, ईबो ने कहा। तभी अचानक बाइक बंद हो गई। क्या हुआ जैन, तुमने बाइक को क्यों रोका? ईबो ने पूछा। ईबो, मुझे लगता है कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, जैन ने बाइक के मीटर को दिखाते हुए कहा। अरे शिट, ये भी अभी होना था। जैन, चलो नीचे उतरो, ईबो ने जल्दी से बाइक से नीचे उतरते हुए कहा। ईबो, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? जैन ने पूछा। जैन, हमें जंगल में जाना होगा, ईबो ने कहा और उसने जैन की कलाई पकड़ ली और उसे घसीटकर जंगल में ले गया। अगर हम यूं ही सड़क पर दौड़ते रहे तो वो हमें जल्दी से ढूंढ लेंगे, इसीलिए हमें जंगल में जाना होगा। जंगल में वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर उन्हें हमारी बाइक मिलती है तो वो जल्दी से हमारा पीछा करेंगे, ईबो ने कहा। ठीक है, जैन ने कहा। जैन ने ईबो को अपनी कलाई पकड़ने दी। 4 साल की उम्र में जैन का किडनैप हो गया था, तब उसे इतना डर नहीं लगा जितना अब लग रहा है। ईबो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैन ने डरते हुए कहा। जैन को सुनते ही ईबो रुक गया। अंधेरा होने के बावजूद भी उसने जैन के चेहरे पर हाथ फेरा। चिंता मत करो जैन, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी जैन, मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में फंस गए। लेकिन हाँ जैन, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम्हें कोई भी चोट ना लगे और तुम सेफ हो, ईबो ने कहा। तभी जैन ने उससे अचानक गले लगाया क्योंकि वो ईबो की बाहों में सेफ महसूस कर रहा था। जैन, चलो चलते हैं। हमें ये श्योर करना होगा कि हम उनसे काफी दूर चले जाए और एक आराम करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ ले, क्योंकि मैं उन बेवकूफ़ों के साथ लड़ते लड़ते थक गया हूँ और आपको भी आराम करने की ज़रूरत है, ताकि हम कल सोच सके कि इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। अपने बाहों में जैन के सिर को सहलाते हुए ईबो ने कहा। अब दूसरी तरफ जंगल में आर्थर चेन और उसके आदमियों ने ईबो की उस बाइक को ढूंढ लिया जिस बाइक को ईबो और जैन ने रास्ते पर छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि वे दोनों जंगल में गए हैं। तुम सब जंगल में जाओ और तब तक मत रुको जब तक कि तुम उन्हें ढूंढ नहीं लेते। आर्थर चेन ने अपनी आईब्रोज से टपक रहे खून को पोंछते हुए उन्हें ऑर्डर दिए। ईबो की मार से जब वो जमीन पर गिरा था तब उसे चोट लगी थी और उसी कट की वजह से वहां से खून निकल रहा था। बॉस, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप जंगल में मत जाओ, पेंग चुए ने कहा। मैं जंगल में जाऊंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम गवाह बनो कि मैं कैसे तुम्हारे दोस्त को और उस ईबो को मेरे हाथों से मारता हूँ। पेंग चुए को देखते हुए आर्थर चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वे सभी ईबो और जैन को खोजने के लिए घने जंगल में चले गए। अब ईबो और जैन की तरफ वे दोनों एक सेफ जगह ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अंधेरे में चलते हुए जैन का पैर गलती से पेड़ की बड़ी जड़ से टकराया, जिसकी वजह से जैन ईबो की पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर गया। जैन, क्या तुम ठीक हो? ईबो ने कहा और जल्दी से जैन के पास गया। मुझे लगता है कि मेरे पैरों में मोच आई है, जैन ने अपने चोटिल पैर को पकड़ते हुए कहा। ठीक है जैन, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, क्योंकि मैं सुबह तक आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ लूंगा। बस उम्मीद है कि वे हमें यहाँ ढूंढ नहीं पाएंगे, ईबो ने कहा। ठीक है, जैन ने कहा और वो ईबो की पीठ पर बैठ गया।
ईबो जैन को अपनी पीठ पर बैठाते हुए धीरे धीरे जंगल में चल रहा था। आई एम सॉरी ईबो, मैंने आपके साथ पहले बहुत ही बुरा बिहेव किया। मैं सच में एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, जैन ने कहा। जैन, ऐसा मत कहो, तुम बुरे नहीं हो और चिंता मत करो जैन। मैं नौकरी एक्सेप्ट करने से पहले ही मुझे पता था कि आपने अपने पिछले बॉडीगार्ड्स के साथ कैसा बिहेव किया, इसलिए तुम बुरा मत मानो, ईबो ने हंसते हुए कहा। लेकिन ईबो, तुम्हें नौकरी एक्सेप्ट करने से पहले ही पता था कि मैं बुरा बिहेव करता हूँ, तो तुमने उससे एक्सेप्ट ही क्यों किया, जहन ने कहा। ऐसा नहीं है, हमें बस एक केस की पेशकश की जाने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और मैं हमेशा खुद को दूसरों से अलग मानता हूँ। शायद मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस था जो आपके पिछले बॉडीगार्ड के पास नहीं है, ईबो ने कहा। मुझे लगता है कि तुम सही हो, मेरे पिछले वाले बॉडीगार्ड में तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं थी, जहन ने कहा। ईबो को तब एक बड़ा पेड़ मिल गया जहाँ वे आराम कर सकते थे। उसने जहन को पेड़ के तने के सहारे बैठने के लिए नीचे बिठा दिया। चांद की रोशनी वहाँ थोड़ी आ रही थी, इसीलिए वो जगह थोड़ी रोशन थी। मुझे लगता है कि वे हमें यहाँ ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन सुबह होने से पहले ही हमें यहाँ से जाना होगा और एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हम किसी की हेल्प मांग सकते हैं, और हो सकता है कि पास में ही कुछ लोग यहाँ रहते हो, ईबो ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे गुड नाइट ईबो, मुझे पहले से ही नींद आ रही है, जैन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। ईबो भी जैन के पास पेड़ के तने के सहारे बैठ गया। गुड नाइट जैन, ईबो ने कहा और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने देखा कि जैन धीरे धीरे सांस ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जैन पहले से ही नींद में डूबा हुआ है। ईबो ने जैन के चेहरे को सहलाया और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। अब दूसरी तरफ जहाँ जैन के फ्रेंड्स अब भी खड़े होकर उसका आने का इंतजार कर रहे थे, तभी हाइकुआन वहाँ पहुँच गया। वे कहाँ है? हाइकुआन और हाओ शुआन कार से बाहर निकलते हुए कहा। वे यहाँ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाइकुआन को देखते ही शुओचेंग ने अपनी आंखें रोल करते हुए जवाब दिया। हाइकुआन शुओचेंग को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मेरा मतलब ये था कि कोई इस रास्ते से बाहर आया या नहीं, हाइकुआन ने पूछा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं आया, शुओचेंग ने हाइकुआन पर अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। ठीक है गाइस, तुम दोनों इसे रोको, हम यहाँ बहस या कुछ करने के लिए नहीं है, हम बस यहाँ उन दोनों को ढूंढने के लिए है, हाओ शुआन ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा। कौन हमारे साथ वहाँ आना चाहता है? हाइकुआन ने पूछा। हाइकुआन, क्या तुमने ढूंढा है कि वे लोग अभी कहाँ है? अभी अभी पहुँचे, शाओ शुइंग ने पूछा। मिस्टर शाओ, हम भी यहाँ अभी अभी पहुँचे हैं, हम अभी उस जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं, हाइकुआन ने मिस्टर शाओ को जवाब देते हुए कहा। ठीक है, शाओ शुइंग ने अपना सिर हिलाया। आचेंग, रियल में क्या हुआ था? मिस्टर शाओ ने अपनी नजर शुओचेंग की ओर घुमाते हुए पूछा। फिर शुओचेंग ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। फिर उसने उस रास्ते पर इशारा किया जहाँ जैन और ईबो गए थे। सब कुछ बताने के बाद शुओचेंग और उसका ग्रुप घर चला गया। जैसा शुओचेंग ने बताया था, हाइकुआन, मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ उनके कुछ आदमियों के साथ उस रास्ते पर आगे जाने लगे जहाँ ईबो और जैन चले गए थे। जरा यहाँ रुको, हाओ शुआन ने कहा। हाइकुआन, जरा वो देखना, हाओ शुआन ने सड़क के उस हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा जहाँ वो आगे बढ़ रहे थे। यहाँ कार और बाइक है। हाइकुआन ने ड्राइवर को उस जगह पर रुकने के लिए कहा। वे सब जल्दी से कार से उतर गए। हाइकुआन, यहाँ क्या हो रहा है? शाओ शुइंग ने पूछा। मिस्टर शाओ, हमें यहाँ ईबो की बाइक मिली है, लेकिन यहाँ उसके साथ हमें बाइक और कार भी मिली, हाइकुआन ने मिस्टर शाओ शुइंग को जवाब दिया। हाइकुआन, मुझे लगता है कि वे दोनों फंस गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईबो की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन बाकी की गाड़ियों का नहीं। ये बाइक और कार उनका पीछा कर रही होगी, लेकिन ईबो और जैन के जंगल में जाने के बाद उन्हें उनका पीछा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी बाइक्स और कार यहाँ छोड़ दी और वे भी जंगल में चले गए। हाओ शुआन ने कहा। तुम सही हो हाओ शुआन, ये हो सकता है। हाइकुआन हाओ शुआन की बातों से एग्री करते हुए कहा। हाओ शुआन, प्लीज ली बोवेन को कॉल करो और उसे कहो कि अंकल जियांग को कॉल करे ताकि वे कुछ हॉर्स को यहाँ भेज सके, हाइकुआन ने कहा। ओ डैम इट, यहाँ तो कोई भी सिग्नल नहीं है। अपने मोबाइल का सिग्नल चेक करते हुए हाओ शुआन ने कहा। ठीक है, मैं जेरेमी को यहाँ से वापस भेजूंगा ताकि वो अंकल जियांग को इन्फॉर्म करे। अब लगभग आधी रात हो चुकी है, हमें उन्हें
उन्हें तुरंत खोजने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी तक नहीं जानते कि अब उनका पीछा कौन कर रहा है, हाइकुआन ने कहा। फिर हाइकुआन ने जेरमी नाम के एक पर्सन को बुलाया और उससे हॉर्स लाने के लिए अंकल जियांग के पास भेज दिया। मिस्टर शाओ, मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि आप दोनों यहाँ से घर चले जाएं। अब यहाँ से आगे की खोजबीन हम जारी रखेंगे। अगर हमें कोई अपडेट मिलता है तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हाइकुआन ने कहा। हाइकुआन, प्लीज उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे को चोट लगी या नहीं, लेकिन मेरा बेटा जीवित वापस आना चाहिए, मिस्टर शाओ ने कहा। मिस्टर शाओ, आप चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जैन को सेफली घर वापस ले आऊँगा, हाइकुआन ने कहा। हाइकुआन, अपने छोटे भाई को खोजो और उसे सेफली घर वापस ले आओ, मिस्टर वांग ने हाइकुआन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, क्योंकि वो इबो के बारे में चिंतित था। हाँ पिताजी, मैं उन दोनों को सेफली घर वापस ले आऊँगा। आप मिस्टर शाओ के साथ यहाँ से घर चले जाए, हाइकुआन ने उन दोनों को देखते हुए कहा। ठीक है, बस अपना ख्याल रखो, मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग ने वहाँ से चले जाने से पहले हाइकुआन से कहा, जबकि हाइकुआन, हाओशुआन और कुछ आदमी वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए रुके थे। क्या जैन और ईबो वापस सेफली घर वापस आ पाएंगे? ये तो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइज।